नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी को हृदय से अभिनंदन करता हूं। और आज हम लोग फिर जुड़ रहे हैं। आप जो भी सवाल पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं, अपनी हेल्थ से रिलेटेड, अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड, अपनी शारीरिक समस्याओं को लेकर के, अपनी मानसिक समस्याओं को लेकर के आप जो भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं। आइए दोस्तों, हम आयुर्वेद को माध्यम बना करके, अपने घर की किचन को माध्यम बना करके हम कोशिश करेंगे कि हम स्वस्थ रहें, दवाइयों से दूर रहें। तो काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं और चित्रा अग्रवाल जी गुड इवनिंग, प्रदीप गुप्ता जी, हिमांशु शर्मा जी, नरेश कुमार दुआ जी और विजय चौहान जी कह रहे हैं कि वात पित्त कफ तीनों ठीक रहें, इस पर आज जरूर चर्चा करें। वात पित्त और कफ, देखिए विजय चौहान जी ने बहुत ही एक बड़ा प्यारा सा प्रसंग उठाया है कि वात पित्त और कफ पे जो है चर्चा करें, और लिख भी रहे हैं कि पिछली बार आपने प्रॉमिस किया था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी हम किसी इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति की कल्पना करते हैं, उस व्यक्ति के दो एक तरह से कंपार्टमेंट्स हम मान सकते हैं। एक उसके शरीर की रचना और एक उसके शरीर की क्रिया, यानी कि उसका स्ट्रक्चर कैसे बना है एक व्यक्ति, कोई चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, इवन एनिमल, कोई भी। तो उसका एक होता है स्ट्रक्चर, एक होता है फंक्शन, यानी कि रचना और क्रिया। तो आयुर्वेद के अनुसार किसी भी व्यक्ति की जो स्ट्रक्चर है वो पंच महाभूत से बनी होती है। देखिए, एक नया शब्द मैंने लिया है, पंच महाभूत। ये पंच महाभूत को आजकल के बच्चे, आजकल के अखबार वाले 5 बेसिक एलिमेंट्स लिखते हैं। तो जो 5 बेसिक एलिमेंट्स हम सब जानते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी। फिर से रिपीट करता हूं, आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी। ये 5 चीजें जो होती हैं, इन्हीं को 5 बेसिक एलिमेंट्स कहा जाता है। इसी को हम आयुर्वेद की भाषा में पंच महाभूत कहते हैं। और इन्हीं पंच महाभूतों से, जैसे बोलते हैं ना, पंच तत्व में विलीन हो गया शरीर, पंच तत्व में। तो पंच तत्व 5 बेसिक एलिमेंट्स जो हैं, उनसे किसी भी व्यक्ति के शरीर की रचना बनी होती है। आप कोई शरीर का ऑर्गन ले लेंगे, चाहे वो इंडिविजुअली एक बोन, एक हड्डी भी लेंगे, तो उसमें भी 5 महाभूत बने हैं। एक हार्ट ले लेंगे, किडनी ले लेंगे, लंग ले लेंगे, सब ही ऑर्गन के निर्माण में, इवन एक कोशिका, एक सेल भी अगर बनता है तो एक सेल के निर्माण में भी ये 5 बेसिक एलिमेंट काम करते हैं। एंड इसके बाद फिर आता है हमारा क्रिया, यानी कि शरीर की एक तरह से फंक्शनिंग। तो वहां पर 3 दोष, यानी कि वात, पित्त एवं कफ। अब त्रिदोष जो हैं, इनको एक तरफ से मैं बोल रहा हूं कि साहब ये जो है शरीर की सारी क्रियाओं को करने वाले होते हैं, एक तरफ से इनका नाम है दोष। तो दोष इज ए नेगेटिव वर्ड, और ये हमारा सारा काम करते हैं, तो हम इन्हें दोष क्यों बोलते हैं। तो बस ये समझ लीजिए कि ये तीनों वात, पित्त एवं कफ हमारे शरीर की सारी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, सारी क्रियाओं को करते हैं। लेकिन इनकी एक खराब आदत होती है। वो खराब आदत यह है कि जरा सा हमारा डाइट में चेंज आ जाए, जरा सा हमारी जीवन शैली में चेंज आ जाए, तुरंत ये अपने जो एक बैलेंस स्टेट है उसे खो देते हैं। कभी बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं और आपको बीमार कर देते हैं। तो क्योंकि इनकी दूषित होने की बहुत ही तेज प्रवृत्ति है, इनकी विषेट होने की तेज प्रवृत्ति है, इसलिए इनको नाम दिया गया दोष। ठीक उसी तरह से जैसे हमारे घरों में, हमारे परिवार में कोई बच्चा होता है, वो जरा सा छेड़ने पे रो देता है,
तो हम उसका नाम रख देते हैं रोंदू। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रोंदू 24 घंटे ही रोता रहता है, लेकिन उसकी टेंडेंसी है, उसकी प्रवृत्ति है कि वो बहुत जल्दी से रोना शुरू कर देता है। तो सेम वे हमारे जो वात पित्त कफ हैं, ये हमारे शरीर की वो एनर्जीज हैं, वो ऊर्जा हैं जो हर क्रिया को करने के लिए, एक तरह से क्रिया करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ देयर टेंडेंसी टू गेट विशिएटेड एंड टू प्रोड्यूस डिजीज, इनका नाम रख दिया त्रिदोष। त्रि मीन्स तीन, दोष मीन्स वात पित्त और कफ, त्रिदोष। तो वात मीन्स समथिंग लाइक एयर, वायु। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वात दोष का मतलब सीधा सीधा वायु है। वात दोष इज समथिंग लाइक वायु, एयर के जैसा है। पित्त इज समथिंग लाइक फायर एंड कफा इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड अर्थ। मिट्टी और पानी को मिला करके जो बनता है उसको हम बोल सकते हैं कफ जैसी कोई चीज। सो ये वात पित्त कफ पे चर्चा जारी रखेगी। और अब थोड़ा सा क्वेश्चन भी लेते हैं। ये तो एक ऐसी चीज है जिसको अगर आप समझ गए, एक चीज यहां पे बता देता हूं कि रोग क्या होता है। रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोषों की विषमता ही रोग है। और चिकित्सा क्या है, स्वास्थ्य क्या है? तो स्वास्थ्य है दोष साम्य आरोग्यता। यही दोष वात पित्त कफ अपना जब साम्य में रहते हैं, बैलेंस में रहते हैं, तो हम कहते हैं स्टेट ऑफ हेल्थ है। और चिकित्सा क्या है कि अपने साम्य से, अपने बैलेंस से हटे हुए दोषों को पुनः बैलेंस में लाना, यह चिकित्सा है। तो आयुर्वेद की बात अगर आप मेरे से जुड़ के सीखते हैं तो रोग क्या है, दोषों की विषमता। स्वास्थ्य क्या है, दोषों की समता। और चिकित्सा क्या है, विषम हुए दोषों को वापस से सम करना, चिकित्सा। अब आप कहेंगे कैसे? तो हमारे किचन में वात को, पित्त को, कफ को, तीनों को ही कंट्रोल करने वाली चीजें हैं, तीनों को ही सम करने वाली चीजें हैं। उदाहरण देना चाहूंगा। वायु को कंट्रोल करना है तो आप तेल की चीजों का इस्तेमाल कीजिए। तैलम वातराणाम सिस्टम, तेल वायु को सप्रेस करेगा। आप अजवाइन खाइए, आप पुदीना खाइए, आप जीरा खाइए, आप काली मिर्च खाइए, सब वायु को सप्रेस करती हैं। जब आपको गैस बनती है तो आप क्या खाते हैं? आप कहते हैं थोड़ी अजवाइन खा लो, थोड़ा सा अजवाइन के साथ नमक मिला के खा लो, थोड़ा सा, कुछ लोग सौंफ खा लेते हैं, कुछ लोग जीरा का पानी ले लेते हैं, कुछ लोग पुदीना पीते हैं। तो ये सब वात को सप्रेस करती हैं। पित्त को सप्रेस करने के लिए हमारे किचन में घी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हम घी से नाता तोड़ चुके हैं। तो घृतम जो है, जो घी होता है, वो पित्त को साम्य अवस्था में रखता है। ऐसे ही कफ के लिए इस दुनिया की श्रेष्ठ चीज जो कफ को कंट्रोल में रखती है वो है मधु, यानी कि हनी। ऐसे ही हमारे जीवन के आचरण हैं। यदि हम रात में जगते हैं तो हमारी वायु बढ़ती है, हम बहुत एग्रेसिव रहते हैं तो हमारा पित्त बढ़ता है, हम पूरे टाइम सोए रहते हैं तो हमारा कफ बढ़ता है। ऐसे ही अगर हम बहुत एक्सरसाइजेज करते हैं तो हमारा कफ सप्रेस होगा, हम मेडिटेशन करेंगे तो हमारा पित्त सप्रेस होगा, और यदि हम टाइम से सोएंगे, टाइम से उठेंगे तो हमारा वायु सप्रेस होगा। तो वात पित्त कफ को सम बनाए रखना मतलब स्वास्थ्य को बनाए रखना है। और अपने खान पान और अपनी जीवन शैली की गड़बड़ियों से ही हम वात पित्त कफ को बिगाड़ते हैं, और प्राइमरीली इन्हीं दोनों चीजों को ठीक करके हम अपने बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, उम्मीद है आपको समझ में भी आ रही होंगी। विक्रम सिंह लिखते हैं, सर घबराहट रहती है बहुत ज़्यादा। तो विक्रम सिंह जी, आप और वो मेरा कोई भी भाई बहन, मेरा मित्र जो इस प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है और घबराहट की समस्या है, वो सुप्रज्ञा अर्क, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, सुप्रज्ञा अर्क लगभग पिछले 14-15 वर्षों से मैं अपने पेशेंट्स को देता हूं। और ये समझ लीजिए कि कोई पेशेंट ऐसा होगा जो बोले मुझे सुप्रज्ञा से आराम नहीं होता। दिमाग का ईंधन है अश्वगंधा, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामांसी, इन सब जो हमारे दिमाग को ताकत देने वाली हर्ब्स हैं उनसे बना हुआ है।
सबको सूट करता है। इन जनरल 99% लोग कहते हैं कि साहब इसे लेते ही हमें बहुत अच्छा लगता है। तो सुप्रज्ञा अर्क आप मंगा सकते हैं। 2 चम्मच से इसको हम शुरू करते हैं, 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को, फिर 3 दिन बाद 3-3 चम्मच कर देते हैं, फिर 3 दिन रुक करके 4-4 चम्मच कर देते हैं, और फिर 3 दिन रुक करके 5-5 चम्मच कर देते हैं। दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। यदि आपको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है लेकिन फिर भी आपका काम स्ट्रेसफुल है, कभी कभी नींद डिस्टर्ब होती है, तो केवल आप रात में एक टाइम इसको लीजिए। लेकिन सुप्रज्ञा अर्क मुझे ऐसा लगता है कि आज हम सब की आवश्यकता है। सुप्रज्ञा अर्क विक्रम सिंह जी आप मंगाइए। और अगर बहुत अधिक घबराहट होती है, बहुत अधिक नींद की समस्या है, तो इसी सुप्रज्ञा के कैप्सूल भी आते हैं। तो आप सुप्रज्ञा अर्क और कैप्सूल 1 या 2 सुबह शाम उसके साथ जोड़ करके लें। आपको पहले 15 दिन में ही आपको रिलीफ मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि एब्सोल्यूट हर्बल प्रिपरेशन है, इसका साइड इफेक्ट नहीं है, और आप देखेंगे कि इससे कोई आदत पड़ने जैसी चीज भी नहीं होती। और सुप्रज्ञा के कमाल तो इतने हैं कि जब हम किसी भी व्यक्ति को एलर्जी का ट्रीटमेंट भी देते हैं, हम पेट के लिए ट्रीटमेंट देते हैं, इवन कॉन्स्टिपेशन के लिए, लूज मोशन के लिए, आईबीएस के लिए, हम सिर दर्द का ट्रीटमेंट देते हैं। और जब वो पेशेंट आकर हमें बोलता है मुझे फायदा नहीं हो रहा है, तो यू बिलीव मी, हम पेट की, हम सिर की, हम स्किन की दवाइयाँ तो देते हैं, लेकिन साथ में सुप्रज्ञा जोड़ देते हैं। और उसके बाद वो पेशेंट बोलता है अब मुझे फायदा हो रहा है। तो इसका मतलब जाने अनजाने एक अंडर करंट ऑफ स्ट्रेस हम सब कैरी कर रहे हैं। हम उसे महसूस कर सकें या ना कर सकें, लेकिन हम सब अब थोड़े मोड़े स्ट्रेस में हैं ही। तो इसलिए सुप्रज्ञा का प्रयोग कीजिए। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि इतना सब खाने के बाद भी आपको बीमारी में आराम नहीं मिल रहा है, फिर कह रहा हूं वो बीमारी कोई भी क्यों ना हो, यहां तक कि इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स जो होते हैं उनको भी सुप्रज्ञा देना शुरू करते हैं और उनका काम बन जाता है। तो अगर आपको लगता है कि बहुत दवाई करने के बाद भी आपको आराम नहीं पड़ रहा है, तो ऐसी जिद नहीं पालनी है कि हमको कोई तनाव नहीं है, हमको कोई स्ट्रेस नहीं है। मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, विश्वास करो, आज इस तरह की लाइफस्टाइल है, आज इस तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि हमें कहीं ना कहीं जाने अनजाने स्ट्रेस है, हम उसे ढूंढ पाएं या नहीं। केवल 15 दिन के लिए सुप्रज्ञा अर्क और सुप्रज्ञा कैप्सूल साथ में जोड़ के देखो, हो सकता है प्रभु का आशीर्वाद आपको पहले 15 दिन में ही मिल जाए। जी, ये क्या कह रहे हैं जी अभिनेंद्र तिवारी जी, आयुर्वेद में माइंड के लिए टॉनिक बताइए डॉक्टर सर। अभिनेंद्र तिवारी जी, मैंने तो बता दिया, सुप्रज्ञा अर्क और सुप्रज्ञा कैप्सूल। चित्रा अग्रवाल, नमस्कार डॉक्टर साहब, मुझे बोलते समय बहुत धसका आता है, क्या उपाय करें? आप खदीर आदि वटी किसी भी कंपनी की आप बाजार से मंगाइए और उसको आप लीजिए। चूसने की गोली होती है, खदीर आदि वटी कत्थे से बनती है और गले के लिए बहुत अच्छी होती है। जिनको बोलते समय धसका आए या गले में खराश रहे, तो वो खदीर आदि वटी की 1-1 गोली, 2-2 गोली दिन में 2-3 बार चूसें, उनका गला तर हो जाएगा। बहुत अच्छा काम करती है जी। और अंबिका शर्मा जी लिखती हैं, राम राम जी, राम राम। सुनीति गर्ग जी को भी नमस्ते। निकेश अग्रवाल जी, पेन इन लोअर लेफ्ट एब्डोमेन फॉर 6 मंथ्स। देखिए निकेश जी, आपने लिखा है कि आपको पेन इन लोअर लेफ्ट एब्डोमेन, कहीं ना कहीं सीधे सीधे आप इशारा कर रहे हैं कोलाइटिस की तरफ, कि आपको बड़ी आंत में, कोलन में सूजन है, तब अक्सर लोअर लेफ्ट साइड लोअर एब्डोमेन में पेन होता है। यदि आपकी कोलन में सूजन हो, इसको हम कोलाइटिस बोलते हैं। आपने केवल पेन लिखा, मैं ऐसा मान के चलता हूं कि कहीं ना कहीं आपको मोशन भी अच्छे से नहीं आते होंगे, बंद के नहीं आते होंगे, शायद थोड़ा सा जिसे हम सेमी सॉलिड स्टूल बोलते हैं उस तरह का आता होगा, या 1% आपको मोशन में, स्टूल में चिकनाहट यानी कि म्यूकस या आंव की समस्या भी हो सकती है। और अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये आपने ठीक नहीं किया तो फिर ये
आपको आंवों की समस्या आ सकती है, क्योंकि 6 महीने का टाइम हो गया। आप अभी के लिए हमारी 2 दवाइयाँ, एक एसिनो अर्क और एक एसिनो कैप्सूल, ये दोनों दवाइयाँ आप तुरंत शुरू कीजिए। एसिनो अर्क 4 चम्मच बराबर पानी मिला करके और एसिनो कैप्सूल 2। इसको पहले 15 दिन में ही आपको, मुझे उम्मीद है कि 50-60% आराम हो जाएगा। एसिनो अर्क एंड एसिनो कैप्सूल। अगर नहीं होता तो आपको इसके साथ फिर 1 से 2 कैप्सूल बेल के, यानी कि बिलवा कैप्सूल हमारे आते हैं, वो जोड़ने पड़ेंगे अगर आपको एसिनो से आराम नहीं आता। आप जब तक दवाई मंगाते हैं तब तक एक काम कीजिए, आप सौंफ जो होती है, सौंफ, उसको आप चाहे उसको उबाल करके या उसको कच्चा ही दिन में 2-3 बार चबा के खाना शुरू कीजिए। सौंफ जो होती है वो, उससे एक तरह से आंतों की जो सूजन है वो उतरती है। तो सौंफ का प्रयोग भी आपको खूब लाभ देगा। सौंफ का प्रयोग कीजिए। और उसके बाद जी आगे बढ़ते हैं। अलका कपूर जी को नमस्ते। करुणा दिवाकर जी क्या कह रही हैं, गर्ल को मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी स्ट्रॉन्ग का उपाय बताएं सर जी। बिटिया को मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहले तो आप उस बच्ची को सुबह शाम घूमने भेजिए, मॉर्निंग वॉक कराइए, शाम को एक्सरसाइज कराइए, कुछ कराइए, खाना अच्छा दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, आपने कितना खाया वो इम्पोर्टेंट नहीं, क्या खाया ये भी कम इम्पोर्टेंट, लेकिन कैसे अच्छे से पचाया। तो अगर आप बच्चों को हेल्दी डाइट देंगे, घर का बना हुआ खाना खिलाएंगे, बाहर के जंक फूड से थोड़ा सा दूर रखेंगे। और आजकल के बच्चे जो हमें कहते हैं हम बहुत समझदार हैं, लेकिन वो बच्चे जानते नहीं हैं कि रात में जगना और दिन में सोना कितना नुकसान करता है। आप अगर बच्चों को हेल्दी रखना चाहते हैं तो 2 काम कर दीजिए। पहला ये कि उनको घर का बना खाना खिलाइए, किसी भी तरीके से। आपको नूडल्स बनाने आप घर में बनाइए, कोई बात नहीं, लेकिन बाहर क्या होता है वो अगर आपको पता लग जाए, आप रेस्टोरेंट के किचन्स में पहुंच जाएं, होटल्स के किचन्स में पहुंच जाएं, तो शायद आप खाना खाना ही छोड़ देंगे, बाहर का खाना। तो बाहर का खाना मत खाइए, नंबर 1। नंबर 2, बच्चे लोग रात में टाइम से सो जाएं, सुबह जल्दी उठ जाएं। तो ये 2 काम कर लीजिए और देखिए फिर आपकी सेहत कैसी रहती है। कहीं ना कहीं इन 2 कामों से ही आपको 1-2 महीने में ही बच्चे के अंदर बहुत पॉजिटिव चेंज देखने को मिल जाएंगे। प्रदीप चौधरी जी क्या पूछती हैं, सर चिल्ड्रन में हाइड्रोसील क्योर हो सकता है? देखिए, हाइड्रोसील जो है वो प्रदीप जी इन जनरल वैसे बच्चों में कम देखने को मिलता है, लेकिन अब वो माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है ना? तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि स्क्रोटम में, टेस्टिकल्स में पानी भर जाता है। तो एक बार बच्चे की उम्र भी नहीं पता मुझे, तो आप बात कर लें तो शायद अच्छा रहेगा। लेकिन हाइड्रोसील इन जनरल एक सर्जिकल इंटरवेंशन की बीमारी है जहाँ पे सर्जरी करनी पड़ती है। तो लेकिन डिपेंड करता है, अगर आप बच्चा छोटा है और बहुत कम फ्लूइड का कलेक्शन है तो फिर दवाइयों द्वारा भी उसे सुखाने का प्रयास किया जा सकता है। लेकिन जब तक मुझे सारी हिस्ट्री नहीं मिलेगी मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ। अजीत चंद्र शुक्लदास जी भी हमें देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। ये तो हमारे बहुत ही प्रिय भाई हैं और गॉड ब्लेस हिम। इनके पूरे परिवार के लिए मेरी शुभकामनाएं। और जी उर्मिला पांडे क्या लिखती हैं, एल्कलाइन वाटर पीना कितना ठीक है? देखिए, एल्कलाइन वाटर इन जनरल, आज हम जब पानी को आरओ के थ्रू एक तरह से छान लेते हैं तो काफ़ी मिनरल्स जो उनका बेसिक नेचर जो है वो एल्कली होता है, वो सब छन जाते हैं। तो पानी कहीं ना कहीं एसिडिक होता जा रहा है, ये तो सच है। लेकिन बाहर से उसे एल्कलाइन बना करके पीना
वो कितना कारगर रहेगा, ये रिसर्च का विषय। आजकल कैंगन वाटर और कुछ इस तरह के पानी के डिवाइसेस आ गए हैं जहाँ पर वो पानी को एल्कलाइन करते हैं। तो बेसिकली मैं तो ये कहूँगा कि पानी आप जो है वो अगर उसके टीडीएस ठीक रखें, टीडीएस समवेयर अगर सी, एक तो पूरे इंडिया में मुश्किल से 20-25% जगह ऐसी है जहाँ पे आरओ की रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज आपके फिल्टर्स जो हैं वो मोर देन सफिशिएंट हैं। और फिल्टर्स के साथ पॉजिटिव बात यह है कि आपके मिनरल्स नहीं छनते। तो आरओ के नाम पे पहले हम कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज सब छान देते हैं और उसके बाद वही कैल्शियम हम जो है वो चौक मिट्टी की टैबलेट हम खाते हैं। ये अब इसका प्रोडक्ट है, ये इसका प्रोडक्ट है कैल्शियम। सो मुझे ऐसा लगता है पानी को लेके थोड़ा सा सजग होना है। और एल्केलाइन वाटर हम अगर हर समय पिए आर्टिफिशियली तो वो बॉडी के ऊपर मेरे हिसाब से जो है वो उतना अच्छा नहीं रहेगा। आप थोड़ा सा चूने वाला पान, यदि आप बॉडी को एल्कलाइन रखना चाहते हैं तो आप बीच बीच में हफ्ते में 2-3 बार रात्रि में चूना, कत्था, सौंफ, इलायची डाल के एक पान का पत्ता साथ में खा लिया कीजिए। आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके गले के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी बॉडी भी एल्कलाइन रहेगी। तो किस लिए बड़े बड़ी मशीनों पर जाते हैं? आप भुजा हुआ चूना जो पान वाले रखते हैं वो पान के पत्ते पे लगा के खाइए, देखिए आपकी एसिडिटी तक ठीक हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारे बड़े करते थे, बहुत ही प्राकृतिक रूप से बॉडी को एल्कलाइन रखते थे। लेकिन अब पान का मतलब ये नहीं है कि अब पान में जो है आप तंबाकू डाल के खाने लगें। सौंफ, इलायची और इधर कत्था चूना और पान का पत्ता आपके हृदय के लिए भी बहुत अच्छा, हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और बाकी उर्मिला जी, मैं फिर कहूँगा कि अगर आपके पानी की टीडीएस कहीं जाके 150 से 200 के बीच में है, जो कि बहुत अच्छी टीडीएस मानी जाती है, तो इसका मतलब है आपकी बॉडी में नेचुरली ही एल्कली पहुँचेंगे। आपको बाहर से कोई स्पेसिफिक डिवाइस लेने की आवश्यकता नहीं है। पारुल सिंह जी क्या पूछे? मुझे तो दवा से स्वेलिंग शुरू हो गई डॉक्टर साहब। अब पारुल सिंह जी, मुझे नहीं पता आपने दवा से स्वेलिंग, किस दवा की बात कर रही हैं आप? अगर आप मेरी दवा की बात कर रहे हैं, मेरे पेशेंट हैं पारुल, तो आप प्लीज़ हमारे जो आपके पास प्रेस्क्रिप्शन आता है उसके नीचे 3 नंबर होते हैं, तीनों नंबर वो हमारे डॉक्टर्स के नंबर होते हैं। इन केस आपको कोई भी दवा शुरू करने से कोई दिक्कत आती है या कुछ और आपके दिमाग में क्वेरी है, तो आप हमेशा हमारे नंबरों पे कॉल करके आप क्वेरीज को पूछ सकते हैं। जो प्रेस्क्रिप्शन पेपर के नीचे 3 नंबर लिखे हैं वो केवल इसीलिए नंबर दिए जाते हैं कि आप जो भी दवा हमारे यहाँ से मंगाएं या हमारे यहाँ से लेके जाएं, इन केस आपको छोटी छोटी क्वेरीज होती हैं, अगर ऐसा होता है तो आप उन नंबरों पे संपर्क कर सकें। सुबह से लेकर शाम तक वो तीनों नंबर डॉक्टर्स के नंबर ऑन रहते हैं, केवल आपको पोस्ट कंसल्टेशन सर्विसेज देने के लिए। तो आप उनको कॉल किया कीजिए, आप व्हाट्सएप कीजिए, तीनों नंबर व्हाट्सएप हैं। आप अपनी प्रॉब्लम बताइए पारुल जी, जरूर हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम 4 मेडिसिन शुरू करते हैं, कोई एक मेडिसिन आपको सूट नहीं करती तो उसकी वजह से दिक्कत होती है, तो हम फिर एक एक करके शुरू कर देते हैं। फिर हम एक एक करके, एक देंगे आपको, 2-3 दिन 4 दिन वो सूट कर जाएगी, तो दूसरी देंगे, फिर 2-3 दिन बाद तीसरी देंगे। सो ऐसा नहीं है कि आप जो है वो दवा छोड़ के बैठ जाएं, छोड़ने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। कभी भी कोई दिक्कत आती है आप हमारे संपर्क में रहें और निश्चित रूप से आपको हम दवा सेट करके देंगे और आपको फायदा होना शुरू होगा ही होगा। जगदीश खीचर जी लिखते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस देखिए एक ऐसी बीमारी है जो जेनेटिक बीमारी मानी जाती है। जगदीश जी, आपने शायद HLA-B27 एक मार्कर होता है वो कराया होगा, पॉजिटिव आया होगा। तो एंकाइलोजिंग के लिए एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप महाविषगर्भ तेल की मालिश रोज रोज ज़रूर अपनी कमर पे किया करें। और वो इसलिए करें, वो इसलिए करें कि इन जनरल एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस में आपकी जो बैकबोन होती है, उसे हम बोलते हैं बैम्बू स्पाइन बन जाना, वो कहीं ना कहीं एक तरह से सख्त होती जाती है, फिक्स होती जाती है। तो ऐसे में
आप जितनी तेल की मालिश बैकबोन पे करेंगे उतना आपकी स्टिफनेस डिलेड होगी, चेक होगी। तो आप एक तो तेल की मालिश जरूर करें, दूसरा कूपी अश्व, अश्वगुलू और रसादी कॉम्बिनेशन में मैं ये 3 मेडिसिन देता हूँ जिनको भी स्पॉन्डिलोसिस है, इवन एंकालाइजिंग वाला को भी, और रिजल्ट अच्छा देखने को मिलता है। तो आप भी संपर्क कर सकते हैं। रितेश राय जी क्या बोलते हैं, पेट की गैस बहुत दिनों से और डायबिटीज भी ठीक करना का कोई उपाय। देखिए, जिन लोगों को गैस बनती है वो 3 काम तो इमीडिएटली शुरू कर दें। एक तो खाना खाने से पहले 15 मिनट पहले अदरक का छोटा सा टुकड़ा नमक लगा करके, सेंधा नमक लगा करके खाएं। जिन लोगों को बहुत अधिक डकारें आती हैं, गैस बनती है और वो चाहते हैं कि घर से ही ठीक हो जाए, दवा की जरूरत ना पड़े, तो एक तो अदरक का छोटा सा टुकड़ा सेंधा नमक लगा करके जो है आपको खाना है, खाने से 15-20 मिनट पहले। नंबर 2, आप जब खाना खाएं तो खाने के साथ 1 कप पानी, अगर वो कोसा हो तो वाह वाह, और नहीं तो नॉर्मल, कोई बात नहीं, सिप सिप करके साथ में लें। आफ्टर एवरी 2 बाइट्स 1 सिप पानी का आप पिएं। नंबर 3, खाना खाने के बाद आप सौंफ या अजवाइन, जो आपको सूट करती है, वो 1-2 बार जरूर ले लें। 3 चीजें मैं बता रहा हूं। पेट की गैस बनना, पेट में कोई भी इंडाइजेशन की दिक्कत होना, वो काफी हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। एक, खाना खाने से पहले अदरक का टुकड़ा सेंधा नमक लगा करके ले लें। दूसरा, भोजन के साथ पानी जरूर पिए। और तीसरा जो है वो खाना खाने के बाद 1-2 बार या तो सौंफ या अजवाइन की फाकी आप थोड़े से पानी के साथ ले लें। ये 3 काम शुरू करें, गैस बनना बंद हो जाएगा। और एक चीज, अभी आप कहेंगे कि भोजन के साथ पानी, तो आजकल पिछले 2 दिन में मैंने पानी के अपने वीडियो जो मैं पहले भी डाल चुका हूं वो फिर से डाले हैं। आप उन वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए। ये जल जो है, अगर इस पानी पीने के तरीके को ही आप ठीक कर लें तो आपका पेट ठीक रहेगा, आपको बहुत सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी जो आप जानते ही नहीं कि पानी अधिक पीने से क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं। तो पानी को लेके आप मेरे फेसबुक पेज पे डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा पे जाइए। वहाँ पे पिछले 2 दिन में मैंने एक वीडियो डाली थी कि अधिक पानी पीना कितना घातक है, अधिक पानी पीने से हमें कैसे नुकसान होता है। वो सारा रेफरेंसेस के साथ में, शास्त्रों के श्लोकों के साथ में मैंने बताया, जिससे आपको विश्वास हो जाए। कल मैंने एक वीडियो डाली कि 1 दिन में आदमी को कितना पानी पीना चाहिए और कब कब पीना चाहिए। तो उस वीडियो को भी आप सुने और जितना अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सके। मैं फिर कह रहा हूं कि नर में नारायण ढूंढिए और स्वास्थ्य से बड़ी सेवा कोई नहीं है। तो मैं लगा हुआ हूं और आप सब मेरे साथ लगिए। जो खाने पीने को लेकर के अच्छी अच्छी बातें हैं, खाने पीने को लेकर जो शास्त्रीय बातें हैं, जो बड़ी वैज्ञानिक हैं और बहुत काम की हैं, वो सब बातें मैं आपको दूंगा। लेकिन मेरा मनोबल तब बढ़ता है जब मैं देखता हूं कि मैंने 1 दिन में कितना पानी पिए। ये पोस्ट डाली और मेरे 2 लाख फॉलोअर्स हैं, लेकिन शेयर हुआ 200-300। तो कहीं ना कहीं लगता है कि शायद जरूरत नहीं है लोगों को, या आप केवल इतने स्वार्थी हो गए, अपने तक बात रखना चाहते हैं। मैं जो आपको बता रहा हूं शास्त्रों के आधार पे, मेरा भी तो मनोबल बढ़ना चाहिए ना। मैं बार बार आपको कुछ अच्छी बातें बताऊं कि भाई मेरी बातें आप लोगों के माध्यम से फैल रही हैं। सो प्लीज मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मैं बहुत सारी बातें, अभी ये पानी पे बात की है, पानी की सारी वीडियो में डालूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि भोजन के साथ पानी क्यों पीना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि कब्ज, गैस और एसिडिटी पानी से कैसे होती है। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज इन सब वीडियो को ध्यान से सुनिए। इन्हें बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और ना केवल सुनिए बल्कि इनको आगे भी स्प्रेड कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए प्लीज। अच्छा जी, उसके बाद कनक ठाकुर जी क्या लिख रहे हैं कि सर बच्चों में भी गैस की प्रॉब्लम हो रही है, उनको चक्कर आते हैं। बताइए, गैस की प्रॉब्लम से चक्कर आना बहुत कॉमन है, क्योंकि गैस बन रही है, इसका मतलब इंडाइजेशन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग पेट नहीं ठीक करते और गैस चक्कर वाली वर्टिन 16 mg 8 mg 16 mg 8 mg खा खा के जो है अपने को खराब कर लेते हैं।
तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई बीमारी आपको हो, कोई बीमारी आपको पेट संबंधित जो भी तकलीफ है उसको पहले ठीक कीजिए, बाद में उस बीमारी को अटेंड कीजिए। आपको नहीं मालूम कि आपके शरीर के दर्द भी केवल गैस बनने की वजह से हो सकते हैं। आपकी नींद केवल गैस की वजह से उठ सकती है। आपकी स्किन पे रैशेज, आपकी एलर्जीज, आपके साइनस सब पेट की वजह से होते हैं। तो रोगा सर्वव्यापी मंदाग्नियो, हर रोग की शुरुआत ही अग्नि की मंदता से होती है, यानी कि पेट की खराबी से। तो पेट की समस्या को कभी भी हल्के में मत लीजिएगा प्लीज। आप बच्चों को खाना देने से 10 मिनट पहले उनके मम्मी को बोलिए कि इनको थोड़ा थोड़ा अदरक का टुकड़ा दिया करें, साथ में पानी, साथ में भोजन के साथ। फिर मैं कह रहा हूं, आप पानी को लेकर के मैं अपनी वीडियो फेसबुक पेज पे डाल रहा हूं, और ये 6 वीडियो लगातार मैं 6 दिन डालूंगा। आप उनको सुनिए और अपने आसपास के डॉक्टर्स को भेजिए और उनसे कहिए कि हमारे एक डॉक्टर हैं, वो ये बता रहे हैं, आप इनकी बात काटिए, प्रमाण दीजिए, समझाइए, और अगर वो कोई वास्तव में अच्छी बात बताते हैं तो मेरे तक पहुंचाइए। क्योंकि पिछले 6 सालों में कम से कम 10 करोड़ लोगों तक पानी के मैसेज को मैं पहुंचा चुका हूं। अभी तक तो कोई प्रमाणों के साथ सामने नहीं आ रहा है निकल करके कि भोजन के साथ पानी क्यों ना पिए। आयुर्वेद बोलता है भोजने च अमृतम वारी, भोजन के साथ पिया गया जल तो अमृत के जैसा होता है, लेकिन हम अमृत पीते ही नहीं है। किसी ने कह दिया कि भोजन के साथ पानी नहीं पीना, तो नहीं पी रहे हैं। अब 100 वर्षों से कहा जा रहा है तो कहते रहिए, 100 से क्या 1000 वर्षों से भी कहते रहिए। मैं तो कह रहा हूं कि कहां लिखा है कि भोजन के साथ पानी ना पीजिए, वो दिखाइए। हमारे भोजन को लेकर के जो शास्त्र हैं, जो चरक हैं, जो सुश्रुत हैं, जो वाग्भट हैं, जो माधव हैं, जो शारंगधर हैं, जो भाव प्रकाश है, या अथर्ववेद है, जो प्रमाणित शास्त्र हैं। मैं किसी अपने जैसे व्यक्ति की बात नहीं कर रहा कि कभी उसने सोचा, कभी 2-4 पेशेंट से बात कर ली तो हो गया बस, वैसे नहीं। इन शास्त्रों में कोई एक लाइन कहीं पर भी दिखाइए कि भोजन के साथ पानी मत पीजिए, तो फिर आपकी बात को मैं बहुत तवज्जो दूंगा। लेकिन नहीं तो आप मेरी बात मानते जाइए, पानी ठीक कीजिए, अपनी सब्जी दाल ठीक कीजिए, चावल ठीक कीजिए, फ्रूट ठीक कीजिए, ये देखिए फिर आप कैसे ठीक रहते हैं। मैं हर आइटम पे वीडियो बना के डालने वाला हूं और आपका खाना पीना ठीक करूंगा। मुझे ऐसा विश्वास है कि खाना पीना जो है अगर सही हो गया, थोड़ी सी जीवन शैली भी सही होगी, तो फिर बीमारियां जो है वो भाग जाएंगी। जगदीश जी, मैंने आपको एंकाइलोजिंग का जवाब दे दिया, फिर से आपका आया हुआ है। और जी सिमी शर्मा, राइस और व्हीट व्हाट इज इजली डाइजेस्टेबल। राइस और व्हीट में कौन इजली डाइजेस्टेबल है? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है। वो इसलिए कि कुछ लोगों को राइस बहुत अच्छे से पच जाता है और कुछ लोगों को व्हीट। लेकिन कंपैरेटिवली अगर मैदा नहीं है तो आटा जो है वो चावल से अधिक सुपाच्य है। इसलिए चावल में भी देखिए क्या अंतर होता है। संस्कारों इनाम गुणंतराधानम। देखिए संस्कारों से क्या परिवर्तन पड़ता है कि आप चावल अलग बनाएं, आप दाल अलग बनाएं, और दोनों को आप चावल दाल मिला करके खाएं, वो अलग, उनका पचना अलग है। आप चावल और दाल को इकट्ठा बनाएं, मतलब खिचड़ी बनाएं, और उसको जब खाएंगे तो उसका पचना अलग है। सोचिए इतना अंतर पड़ता है केवल आप किस तरह से अपने खाने को बना रहे हैं। चावल को अलग बनाना, दाल को अलग बनाना, फिर दोनों को मिला करके खाना, उसको आपको पचाने में अधिक शक्ति लगेगी। लेकिन चावल और दाल एक साथ आप पका करके, मतलब खिचड़ी बना करके जब खाते हैं तो उसको पचाना बहुत आसान है। इसलिए बीमारों को भी हम कहते हैं कि चावल दाल मत खाओ, स्वस्थ भी चावल दाल कम खाओ, लेकिन बीमार खिचड़ी खा लो। सो ये सब बातें हमें सीखनी हैं, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं भाई। और अब आपके सवाल का जवाब, अगर मैदा नहीं है तो व्हीट को इजीली डाइजेस्ट किया जा सकता है इन कंपेरिजन टू राइस। लेकिन जिन लोगों को कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, जिनको आंतों में सूजन है, वो एक बार ग्लूटेन फ्री यानी कि आटा छोड़ करके भी देख लें। बहुत सारे ऐसे लोग जिनको पेट में दर्द रहता है, बच्चे जिनको बार बार पेट में दर्द होता है,
जिनको लूज मोशंस लग जाते हैं, आपको लग रहा है कि बच्चे की अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, उसकी हाइट वेट नहीं बढ़ रहा है, तो आप उस बच्चे का एक टेस्ट होता है टीटीजी, वो ग्लूटेन एलर्जी को बताता है, वो करा करके देख लीजिए। तो हो सकता है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली किस लिए ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि केमिकल कल्टीवेशन हो रहा है या क्या हो रहा है, लेकिन ग्लूटेन से बहुत एलर्जी मिल रही है। बहुत सारे बच्चे ऐसे आ रहे हैं जो आटे की चीज़ें नहीं पचा पा रहे हैं, लेकिन उनकी और दवाइयाँ चलती रहती हैं, लेकिन उनको ग्लूटेन फ्री की तरफ इशारा नहीं किया जाता। तो आप एक टेस्ट है टीटीजी, वो टेस्ट करा करके आप देख सकते हैं कि ग्लूटेन आपको पचता है कि नहीं पचता। किशन जांगड़ जी क्या लिखते हैं, इंडाइजेशन एंड ब्लोटिंग ऐसी कि अभी पेट फट जाएगा, कोई भी मेडिसिन काम नहीं कर रही है, लाइफ डिस्टर्ब है। किशन जांगड़ जी देखिए 3 चीजें, पहले तो मैं कहूंगा, देखिए फिर मैं कह रहा हूं, आप बड़ी बड़ी दवाइयां खा चुके हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको अपना 3 चीजें, नंबर 1 भोजन से पहले अदरक का छोटा सा टुकड़ा नमक लगा करके, सेंधा नमक। नंबर 2 भोजन के साथ 1 कप पानी सिप सिप करके। और तीसरा मैंने बताया कि दिन में 2 बार सौंफ या अजवाइन गर्म पानी के साथ ये लेना शुरू करें। और इसके साथ 2 दवाइयाँ और आयुर्वेद की बताता हूँ, आपको कहीं भी मिल जाएंगी। कुमारी आसव, ये 4 चम्मच दवा 4 चम्मच पानी मिला करके, और अग्नि प्रभा टैबलेट, ये 2 गोली आप भोजन के बाद लेना शुरू करें। किशन जांगड़ जी विश्वास कीजिए, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आपको 10 साल से 15 साल से क्या है, लेकिन ये चीज़ें आपको डाइजेशन में बहुत मदद करने जा रही हैं। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आपने कहा कि लाइफ डिस्टर्ब है, तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम पेट के कारण हमारी लाइफ डिस्टर्ब है, पेट के कारण, लेकिन सच्ची बात ये होती है कि स्ट्रेस की वजह से पेट हमारा ठीक नहीं चल रहा होता है। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है। अगर आप कुमारी आसव लेते हैं, अग्नि प्रभा लेते हैं, आप पानी भी साथ में पीते हैं भोजन के, फिर भी आप कहते हैं मुझे रिलीफ नहीं है, तो सुप्रज्ञा साथ में जोड़ लीजिए। सुप्रज्ञा जोड़ते ही रिजल्ट आ जाएगा मेरे बंधु। कभी कभी हमें पता नहीं चलता, हम मानसिक तनाव में होते हैं और उसकी वजह से हमारा डाइजेशन डिस्टर्ब होता है, और हम मान के चलते हैं कि डाइजेशन डिस्टर्ब है इसलिए मानसिक तनाव है, और होता उल्टा है। तो आप सुप्रज्ञा का सेवन भी कर सकते हैं। अब जी शमशेर सिंह जी नमस्ते। और रविंदर पाल जी क्या लिखते हैं कि 2.5 साल के बच्चे को खुजली होती है, मेनली नहाने के बाद क्या करें। देखिए 2.5 साल का बच्चा है, नहाने के बाद खुजली हो रही है, तो आप एक काम करें सर, पहले तो इस बच्चे को थोड़ा सा सरसों के तेल में हल्का सा सेंधा नमक डाल के गर्म करके रोज मालिश करें, और एक इस बच्चे को थोड़ा सा डीवर्मिंग कराएं। आप कीड़ों की दवाई दें इस बच्चे को, कीड़ों की वजह से भी बच्चों में इस तरह की खुजली होती है, और साथ में हर रोज खुश्की ना हो उस बच्चे के शरीर में, इसलिए सरसों के तेल में सेंधा नमक डाल करके आप मालिश कीजिए। 2 काम करें, फिर भी नहीं होता तो फिर मैं करूँगा। आरती जी क्या कहते हैं, आरती धीरज गुप्ता प्रणाम सर जी, बेटा बच्चे बहुत डबल है, कुछ उपाय बताएं। अच्छा मेरे बच्चे बहुत दुबले हैं आरती धीरज लिख रहे हैं मेरे बच्चे बहुत दुबले हैं। जब इंग्लिश में हिंदी को लिखा जाता है तो पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। कोई बात नहीं, आप सब लोग कोशिश कीजिए हिंदी में लिखा कीजिए, बड़ा आराम से चेंज हो जाता है। आप मोबाइल पर जाके मोड चेंज करें, और आजकल तो इतना आसान है, सब लोग बोल बोल के भी टाइप हो जाता है, वो कोई बात नहीं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वो बोलने पे भी कुछ उल्टा सीधा लिख देता है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन मैं समझ गया आपकी बात। आपके बच्चे दुबले हैं, क्या करें, तो दुबले हैं तो उन्हें बढ़िया से खिलाइए पिलाइए, खुश रखिए। और ताकत के लिए देखिए 2-3 बड़ी नेचुरल चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। आंवले का मुरब्बा, इसको आप अगर बना सके रूटीन तो बनाइए। आंवले का मुरब्बा जो है बहुत अच्छा होता है, बच्चे शौक से खा भी लेते हैं। दूसरा मैंने कहा कि मुनक्का जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, सबको सुपाच्य हैं। तो मुनक्का आप किसी तरह से जो है वो
पानी में भिगो करके रखिए और बच्चों को सुबह शाम 4 दाने 6 दाना मुनक्का देना शुरू कीजिए। उससे भी बच्चे जो है वो अच्छे होंगे। और बाकी उन पे जो है कोई प्रेशर व्रेशर, आप नंबरों का एग्ज़ाम्स का, डॉक्टर इंजीनियर बनने का मत डालिए। अपने आप ही उनकी डेस्टिनी जो है बढ़िया से उनको ले जाएगी जहाँ ले जानी है। मेहनत कराइए, खुश रहिए, उनके साथ खेलिए कूदिए, कोई दिक्कत नहीं। दुबले बच्चे कोई नहीं, लेकिन हेल्दी होने चाहिए। और जी कनक राठी, सर पैंक्रियाज में सिकुड़न हो गई है, क्या वह सही हो सकती है? कनक राठी जी, पैंक्रियाज में सिकुड़न, अब पता नहीं आपका इशारा पैंक्रेटाइटिस की तरफ से है या कैल्सिफिकेशन ऑफ पैंक्रियाज की तरफ से है। आप मुझे रिपोर्ट भेजें कनक जी, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा मैं आपकी कितनी मदद कर पाऊंगा। राधिका शर्मा क्या लिखती हैं, सर जी हेडेक है 24 और साइनस नहीं है। आपको राधिका शर्मा जी और वो मेरे सारे मित्र जो इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं और उनको सिर दर्द की समस्या है, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि सिर दर्द को जड़ से ठीक करने का एक तरह से आशीर्वाद हमें मिला हुआ है। तो आप सिर दर्द की समस्या के लिए हमें ज़रूर संपर्क करें। सिर दर्द जो है वो आपका ठीक हो जाएगा। एक बार हमें कारण ढूंढना होगा कि कहीं सिर दर्द जो है वो उसको प्रवोक कौन कर रहा है, कौन सिर दर्द लेके आता है। क्या गैस बनना, क्या साइनस की प्रॉब्लम, क्या कोई मानसिक तनाव, क्या कोई न्यूरोवास्कुलर फिनोमिनन जैसे माइग्रेन में देखने को मिलता है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप राधिका जी, अगर वास्तव में आप परेशान हैं तो आप हमें ज़रूर संपर्क करें, हम आपके लिए निश्चित रूप से बढ़िया इलाज देंगे। अब जी अभिनेंद्र तिवारी जी लिखते हैं, घुटने के लिए आयुर्वेद की मसाज का तेल। अभिनेंद्र जी, महाविषगर्भ तेल मैं बहुत पसंद करता हूँ। महाविषगर्भ तेल की मालिश करें, इससे जो है बहुत अच्छा होता है, जोड़ों में लुब्रिकेशन बना रहता है। सरोज त्रिपाठी, सर मेरे लेफ्ट साइड में पेन है और हल्की झुंझुनाहट ही भी है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम भी है। तो आपके लिए सरोज त्रिपाठी जी, मैंने अभी बताया था कि लेफ्ट साइड में पेन होता है, तो आपको पेट में लेफ्ट साइड में अगर ऊपर है तो गैस और नीचे है तो कोलाइटिस, दोनों में अंतर। लेकिन फिर भी आप एसिनो अर्क, एसिनो कैप्सूल और खाना खाने के बाद कुमारी आसव और अग्नि प्रभा, इन 4 दवाइयों को शुरू करेंगे तो आपको निश्चित रूप से खूब आराम मिलेगा। नरेश कुमार दुआ जी, फ्रोजन शोल्डर के लिए क्या होता है? फ्रोजन शोल्डर के लिए 2 तेल, एक तो महाविषगर्भ तेल की गर्म करके मालिश करें और उसके ऊपर से ऑर्थोलैक्स ऑयल ये लगाएं। आप टाइम तो लगता है महीना 2 महीना, लेकिन उसके बाद आपके कंधे खुल जाएंगे बिल्कुल। तो फ्रोजन शोल्डर जिन लोगों को है वो महाविषगर्भ तेल गरम करके और फिर ऊपर से बिना गरम किए ऑर्थोलैक्स ऑयल की मालिश करें, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अलका कपूर, नेल्स में इन्फेक्शन है, नाखूनों में इन्फेक्शन है। अलका जी, अक्सर नाखूनों में इन्फेक्शन फंगस की वजह से होता है, तो आपको फिटकरी लेनी है, फिटकरी, और उस फिटकरी को पाउडर करके आप पानी में डाल दीजिए और अपने नेल्स, अगर मुझे नहीं पता आप हाथ की बात कर रहे हैं कि पैर की बात कर रहे हैं, उसको आपने जो भी आपके अफेक्टेड नेल्स हैं उनको फिटकरी के पानी में डुबो के रखिए और आपको रोज रोज ये करना होगा एक बार, और आप देखिएगा आपके नेल्स से फंगस बिल्कुल निकल जाएगी। रजनी शर्मा जी, मेरी बेटी को जल्दी जल्दी फीवर आता रहता है, प्लीज़ कुछ बताइए। रजनी जी, आपकी बेटी की उम्र नहीं, आपने लिखी उम्र लिखा कीजिए, थोड़ा सा बच्चों के केस में तो जरूर लिखा कीजिए। मुझे नहीं पता आपकी बेटी 3 साल की है कि 13 साल की है, दोनों में अंतर आ जाएगा, तो आप मुझे उम्र भेजिए तब मैं आपको जवाब दूंगा। ललिता असीजा, मेरे फेस पर बहुत झाई है। ललिता जी, आप एक काम कर सकते हैं, हल्दी की गांठ जो होती है, हल्दी की गांठ, वो आप जो है थोड़ा सा कच्चा दूध स्लैब पे किचन में डाल करके चंदन की माफिक अपने हल्दी के गांठ को रगड़ा कीजिए, बहुत सॉफ्ट सा पेस्ट तैयार हो जाएगा, उसको आप जो है फेस पे लगाया कीजिए, झाइयाँ हल्की होती हैं। या आप जायफल, जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं, जायफल भी आप रगड़ करके उसको भी चंदन की माफिक, कुछ लोगों को जायफल बहुत सूट करता है और कुछ लोगों को हल्दी बहुत सूट करती है, तो इसको लगातार कीजिए। कच्चे दूध
का प्रयोग करें या फिर नींबू के रस में भी इन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। नींबू का रस थोड़ा सा डाला तो वो एक तरह से लिक्विड हो गया, और गांठ, चाहे वो हल्दी की गांठ हो चाहे जायफल हो, उसको रगड़ करके पेस्ट जो बनेगा उसको अपने फेस पे लगाया कीजिए, उससे भी झाइयाँ ठीक होती हैं। और बीपी कोलेस्ट्रॉल, नरेंद्र नामदेव जी क्या लिख रहे हैं? बीपी कोलेस्ट्रॉल 45 इयर्स की एज है। मैं कितनी दूर हूं दिल्ली से? नरेंद्र नामदेव जी, मैं गुड़गांव, गुरुग्राम जिसको बोलते हैं, उसमें हूं। और एक चीज मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम ऑनलाइन कंसल्टेशन भी देते हैं, और इन जनरल आप हमारे यहाँ जो नंबर अभी आपको फेसबुक से मिल जाएंगे, वहाँ पर अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करते हैं तो मैं खुद से बात करता हूँ, और बात करने के बाद आप इंडिया में कहीं पे भी हैं वहाँ पर हमारी दवाइयाँ पहुँच जाती हैं। तो कहने का मतलब है कि अब दूरियाँ नहीं हैं, अब तो केवल कुछ करना होगा, प्रयास करना होगा, आप ठीक हो जाएंगे। और ये कह रहे हैं गोपाल प्रसाद जी, नेचुरल क्लेमिटी से डर लगता है। देखिए, डर किसी भी तरह का है तो सुप्रज्ञा पीजिए, सुप्रज्ञा अर्क एंड सुप्रज्ञा कैप्सूल, आपका डर निकल जाएगा। हजारों लोगों को, नहीं, हजार मैं कम बोल रहा हूं, सॉरी, लाखों लोगों को सुप्रज्ञा दे करके हम ठीक कर चुके हैं। कम से कम 30 से 40 पेशेंट रोज मेरे हाथ से सुप्रज्ञा लेकर के जाते हैं। आप सोचिए 30-40, और ये क्रम पिछले 15 वर्षों से चल रहा है। तो आप सोचिए कि मल्टीप्लाई करें तो लाखों लोगों तक हमारा सुप्रज्ञा पहुंच चुका है। और सुप्रज्ञा के लिए कल किसी व्यक्ति ने कहा कि इसका नाम रख दीजिए मैजिक रेमेडी। मैंने कहा किस लिए? कहते हैं कि मुझे तो एक अलग ही जीवन प्राप्त हो जाता है जब मैं सुप्रज्ञा पीता हूँ। तो अच्छा लगता है जब लोग इस तरह से कमेंट करते हैं। तो आप भी इसका फ़ायदा उठाइए। किसी तरह का फियर हो, बच्चे को आप दे सकते हैं, एग्जामिनेशन का फियर हो, कुछ और उसको फियर हो, हाइट का हो, पानी का हो, लिफ्ट में हो, भीड़ का हो, तो मैं तो कहता हूँ केवल 15 दिन आप इस हर्बल हमारे सुप्रज्ञा को सेवन करें, विद इन 15 डेज आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो आप सुप्रज्ञा का सेवन जरूर करें। अब अनुराधा सिंह जी को नमस्ते, अभिनेंद्र तिवारी जी थैंक यू बोलते हैं, मीना शर्मा जी, अब आपके क्वेश्चंस मैं लूँगा सब। अगले सैटरडे, एक्चुअली पिछले सैटरडे 15 अगस्त की तैयारियों में व्यस्त थे, और उसमें इतना बढ़िया हमारा प्रोग्राम रहा कि बहुत ही आनंद आया। और अब हर सैटरडे हम मिलेंगे 9 बजे, और आपके सवाल और हमारे जवाब, और धीरे धीरे खान पीन को लेके हम खाने पीने पे बहुत जोर देंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, आपकी समस्याओं का तो हल करेंगे, लेकिन हम खाने पीने को अच्छा करेंगे, क्योंकि मेरा अपना विश्वास ये है कि खाना पीना अगर ठीक हुआ, अगर जीवन शैली ठीक हुई, मिलजुल के सारी बातें शास्त्र की मैं आप तक पहुँचाऊँगा। लेकिन इस प्रॉमिस के साथ कि वीडियो बहुत मेहनत से बनाता हूँ, उन वीडियो को लोगों तक पहुँचाइए। स्वास्थ्य का दान सबसे बड़ा दान होता है, और ये सब बातें जो हैं शास्त्र सम्मत हैं, इनको कोई काट नहीं सकता। पानी भोजन के साथ पीना चाहिए। लोग कहते थे भोजन के साथ पानी ना पियो, कहाँ लिखा है? नहीं दिखाएंगे। मैं प्रमाणों के साथ आपको बता रहा हूं, तो एटलीस्ट बात पहुंचाइए। बहुत सारे लोग आपको दुआएं देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। एक बार प्रार्थना करते हैं, प्रभु को याद करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम धन्वंतराय नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति। नमस्ते, शबा खैर, बाय बाय। अगले शनिवार को 9 बजे फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए।